हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 9 बजे क्लासेस चलती हैं, पर आज थोड़ी सी लेट हो रही हैं और 2 दिन क्लासेस डिस्टर्ब भी थी आपकी, उसके लिए सॉरी। तो तबीयत नहीं ठीक थी थोड़ी। तो आज मेरा आर्टिकल जो मैंने पढ़ाया था तो उसके पहले जो है इन्वायरमेंट सेक्शन को जो क्लासेस हुई उसमें ये आर्टिकल बच गया था। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आता है, इसलिए यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इसके आगे मैं आपको सोशल इश्यूज़ भी आज पढ़ाऊंगा। सोशल इश्यूज़ का न्यूज इन शॉर्ट्स वाला जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसके साथ साथ जो है 2 आर्टिकल भी सोशल इश्यूज़ में से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से मेंस के सवाल बने हैं और लगातार बनते हैं, तो वो ज़रूरी है, उसको भी पढ़ाने वाला। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो GEF है, ठीक है, इसकी जो 7वीं सभा हुई इसमें क्या हुआ कि GBFF का अनुसमर्थन कर इसकी शुरुआत की गई, यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की शुरुआत की गई। किसकी सभा में? GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की सभा में। इसकी 7वीं सभा बैठी थी और यहीं से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF की शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री के लिए भी। अब ये इसका उद्देश्य क्या है? ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी फंडिंग फ्रेमवर्क है, इसका उद्देश्य यह है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता जो फ्रेमवर्क है उसके कार्यान्वयन को क्या करना है? फंड करना है, वित्त पोषित करना है, फंडिंग करना है उसका, ठीक है। गवर्नेंस क्या होगा? अब ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क ऊपर दिया हुआ है, पर अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ रहे हैं जब GBFF के बारे में, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो GBFF है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंडिंग फ्रेमवर्क है, ये क्या करेगा? ये निम्नलिखित सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें विकासशील देशों में से 16 देश होंगे, विकसित देशों में से 14 देश होंगे और मध्य और पूर्वी यूरोप और पूर्वी सोवियत संघ के देशों में से 2 सदस्य होंगे, ठीक। इसमें मूल दस्तावेज के अनुसार क्या होगा? इसकी जो निर्णय होगी कोई भी वो सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। और वित्तीय प्रबंधन कौन होगा? विश्व बैंक को GBFF के ट्रस्टी के रूप में सेवाओं के लिए देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे क्या आती है? प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वित्तीय प्रबंधन होगा वो उसमें से विश्व बैंक की क्या भूमिका होगी? ट्रस्टी के रूप में भूमिका होगी, ठीक है। जो GBFF है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंडिंग फ्रेमवर्क, इस स्थापना किस पे की जाएगी? कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट फंड, ठीक, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और नगोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फंड। नगोया प्रोटोकॉल किस वर्ष जो है ये आया था? इसको आप जरूर कमेंट करिएगा, ये आपको ज़रूरी है जानना, ये गवर्नमेंट का मतलब बेसिक सी चीज़ है ये। तो ये इस प्रकार से इसकी जो स्थापना इस तर्ज पे की जाएगी, जो ये फंड किए गए हैं, ठीक है, स्थापित किए गए हैं। अब ध्यान देना ये जरूरी है कि ग्लोबल इन्वायरमेंटिंग फैसिलिटी जिसकी जो बैठक हुई है उसको बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद इसके बाद जो GBF का जो पढ़ रहे हैं उसका फंड का आवंटन पहले देखते हैं। इसका जो आवंटन कैसे होगा? तो जैव विविधता की जो रक्षा, बायोडाइवर्सिटी की जो रक्षा होगी और संरक्षण के लिए 20% धनराशि देशज लोगों को और स्थानीय समुदाय द्वारा आरंभ की गई पहलों के लिए दी जाएंगी, ठीक। जो लघु विकासशील द्वीपीय देश हैं मतलब लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री LDC को सहायता देने में क्या की जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। इस कोष के संसाधनों का 1/3 से अधिक हिस्सा इन्हीं लोगों को दिया जाएगा। अब इसके जो GBFF के फंडिंग के स्रोत कहाँ से होंगी? सरकारें होंगी, जो सरकारें जो अन्य देशों की है वो देंगी। दान से जो राशि प्राप्त होगी निजी क्षेत्र जो देगा, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से जहाँ जो पैसा मिलेगा वही इसका जो है इसका फंडिंग का मुख्य स्रोत होगा। इसका महत्व क्या हो सकता है? इसका महत्व यह है कि वित्त पोषण का एक नया स्रोत मिल गया है 2030 तक जैव विविधता को पहुंचने वाली क्षति को रोकने के लिए और जैव विविधता का पुनरुद्धार करने के लिए। देशज लोगों की भागीदारी को लेकर इसमें प्रतिबद्धता दी गई है, यानी कि स्थलीय और महासागरीय क्षेत्रों का लगभग 25% भाग क्या है? देशज लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसमें क्या है? पृथ्वी की जो 80% जैव विविधता होती है, इसलिए जो है इसमें प्राथमिकता दी गई है देशज लोगों की, ठीक। यानी इसमें क्या है कि प्राचीन काल से वनों और जैव विविधता की रक्षा करते आ रहे देशज समुदाय के अधिकारों का इसमें सम्मान किया गया है और देशज समुदायों की भागीदारी को स्वीकार किया गया है। और ये सतत विकास लक्ष्य के जो है ये SDG के अनुरूप है। इसमें 3 जो है प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, जिसमें क्या SDG 13 जैसे जलवायु करवाई, याद रखना जरूरी है। SDG की क्लास में इंपॉर्टेंट ले चुका हूँ, तो SDG को आप देख लीजिएगा। SDG 14 जलीय जीवन का संरक्षण करना और SDG 15 स्थलीय जीवन का संरक्षण करना। इन सारे जो ये SDG के जीवन है, SDG के जो लक्ष्य हैं इसके डायरेक्ट ये चीज़ों को ये पूरा करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों की ये अनुरूप है, जिसमें से 3 सतत विकास जो है डायरेक्ट इससे फुलफिल होते हैं। तो ऐसे में निष्कर्ष क्या हो सकता है? यह निष्कर्ष हो सकता है कि जो क्या कि मौजूदा समय को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि सभी देश
और सभी बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी क्षेत्रक बैंक और दान करने वाले जो निकाय हैं तत्काल और पर्याप्त मात्रा में GBFF में क्या करें, सहयोग करें, योगदान करें, इसे पूरी तरह से संचालित करें। इसे मॉन्ट्रियल में इससे क्या होगा, इससे जो मॉन्ट्रियल में COP15 के तहत जो निर्धारित लक्ष्य, महत्वाकांक्षी लक्ष्य की निर्धारित किए गए थे, वो क्या हो गए, उसको हासिल करने में सहायता मिलेगी। तो जिसकी बैठक हुई है ग्लोबल इन्वायरमेंटिंग फैसिलिटी की 7वीं बैठक हुई, जिसमें GBFF का गठन किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। उसके मुख्यालय क्या है पे वाशिंगटन DC है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय कोष भी हुई थी। ठीक, इसका लक्ष्य क्या है? वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के लिए हितकारी पहलों को साकार करना। ये क्या करता है? फाइनेंशियल मैकेनिज्म के रूप में 4 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को धन प्रदान करता है। ये कौन कौन से 4 प्रमुख क्षेत्र हैं? जलवायु परिवर्तन हो गया, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जल हो गया और ओजोन परत का क्षरण हो गया। इस सारी चीज़ों को 4 क्षेत्रों के लिए क्या करता है? ये फाइनेंस करता है। और जो इसकी क्रियान्वयन एजेंसियाँ कौन कौन सी होती हैं? विश्व बैंक है, UNDP है और UNEP है। UNDP, ठीक, और UNEP दोनों हैं, इसमें ध्यान देना है। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ इसमें। और इसके सदस्य में भारत सदस्य है, ध्यान देना, इसमें भारत सदस्य, इसके 185 सदस्य देश हैं। और इसकी बैठक क्या होती है? प्रत्येक 3 से 4 वर्षों में मतलब नीतियों की समीक्षा करने के लिए होती है एक बार। 5 जो कन्वेंशंस हैं, 5 कन्वेंशंस हैं, उसके लिए जो GEF है, ग्लोबल इन्वायरमेंटिंग फैसिलिटी है, वो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के तौर पे कार्य करता है। कौन कौन से? CBD, ठीक, CBD के लिए, जैव विविधता अभिसमय के लिए, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के लिए फाइनेंस करता है। UNFCCC के लिए, UNFCCC के लिए, ठीक। अच्छा, कार्बनिक प्रदूषणों पे, दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषणों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए, POPs, ठीक है, इसके लिए क्या करता है? ये भी फाइनेंस करता है। और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय, इसके तहत क्या है? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय जो है UNCCD और पारे पर जो मिनी माता कन्वेंशन है, इन सारी चीज़ों के लिए क्या करता है? ये फाइनेंस करता है। याद कर लीजिए, मैच दी कॉलम में सीधे सवाल यहाँ से UP PCS UPSC में हर साल आए हुए हैं। हर साल जो है इससे सवाल बनते हैं और हर साल लोग गलत करके आते हैं। क्यों आते हैं इसमें गलत करके? चूँकि क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी क्या है कि जैव विविधता फाइनेंस, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए GEF का फाइनेंस करता है। ग्लोबल कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन पे UNFCCC को फाइनेंस करता है, ठीक। और जो दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण है, उस पर कौन सा अभिसमय था, कन्वेंशन था? वो स्टॉकहोम कन्वेंशन था। इसको भी क्या करता है? GEF फाइनेंस करता है, ठीक। जो UN मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिनियम है, जो मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए UNCCD है, उसको भी ये फाइनेंस करता है। और पारे यानी मरकरी पे जो है, मरकरी पे मिनी माता कन्वेंशन को अपनाया गया था। अभी हाल ही में पढ़ाया हूँ इसको, ठीक है, इन्वायरमेंट वाले में। मिनी माता कन्वेंशन, मरकरी से कौन सा रोग होता है, थोड़ा उसको बताइएगा जरूर, तो आपको कमेंट करके कि मरकरी की जो इससे तो मिनी माता कन्वेंशन हुआ था, उसको भी ये क्या करता है? ये फाइनेंस करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि UPSC तुम्हारे ये जो चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किस लिए? UPSC के लिए, UP PCS के लिए। UP PCS में बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से हर साल बने हुए हैं। लेकिन UPSC 2024 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये वाली लाइन। UPSC 2024 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाली लाइन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्या करता है कि जो GEF इतने 5 जो कन्वेंशन है उसको तो फाइनेंस करता है, पर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फाइनेंस नहीं करता औपचारिक रूप से। फिर भी जो है इसमें क्रियान्वयन मतलब अनौपचारिक रूप से, या मतलब उसको संक्रमणकालीन जो दौर है उससे अर्थव्यवस्था के मामले में जो देश गुजर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मदद करता है, पर औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह सहयोग नहीं करता है। UPSC सीधे स्टेटमेंट दे देगा कि ग्लोबल इन्वायरमेंटिंग फैसिलिटी GEF जो है ये क्या करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फंड प्रदान करता है। आप भूल जाएंगे उस वक्त और लगा देंगे सवाल, तो ध्यान देना इसमें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फंड नहीं करता है CBD, UNFCCC, POPs, ठीक है, UNCCD और मिनी माता कन्वेंशन। 5 जो परियोजनाएं हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC है, ठीक है। वियना मत मार के आइएगा, वियना भी आप लगा देंगे। अब आता है कि जो कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जो जैव विविधता फ्रेमवर्क है उसको फाइनेंस करेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो ये जो कुमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता वैश्विक फ्रेमवर्क जो है, ये मॉन्ट्रियल में जो UNCCD की जो UN जैव विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों की जो COP15 की बैठक हुई थी उसमें अपनाया गया था। इससे क्या है? आईची जो जैव विविधता लक्ष्य है, आईची बायोडाइवर्सिटी जो टारगेट था उसके जगह पे लागू किया गया था। जो आईची जैव विविधता टारगेट थी उसकी समय 2020 थी, वो खत्म हो गई। अब ये क्या है? जो कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसके लिए 4 गोल 2023 के लिए 23 टारगेट स्थापित किए गए हैं। 4 गोल कौन कौन से हैं? मानव गतिविधियों के चलते प्रजातियों को विलुप्तीकरण से रोकना है, लाभ के न्याय संगत साझाकरण को सुनिश्चित करना है, जैव विविधता के संधारणीय उपयोग को बढ़ाना है और प्रतिवर्ष $700 बिलियन जुटाकर जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण में मौजूदा अंतर को कम करना है। प्रमुख टारगेट क्या है कि 2030 तक 30% भूमि अंतर्देशीय जल और समुद्री तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों की प्रसार को कम करना है। अभी आक्रामक जो प्रजातियां होती हैं उसको मैंने 2 बताए थे, एक तो यूकेलिप्टस हो गया और दूसरा मैंने पिछली क्लास में बताया है, वह है पिछली या दूसरी उसके पहले वाली क्लास बताया, उसको आप कमेंट करिए, देखिए आपको याद है कि नहीं। वैश्विक स्तर पर खाद्य की बर्बादी को आधा करना है और जैव विविधता के नज़रिए से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर होने वाले नुकसान को कम करके शून्य तक लाना है। ठीक है, इसी महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं हैं और मैं जहाँ से प्री में सवाल बन सकता है वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आ गए हैं सोशल इश्यूज़ में। सोशल इश्यूज़ में सबसे लास्ट सेक्शन में चलिए एकदम न्यूज इन शॉर्ट्स। न्यूज इन शॉर्ट्स में भी सबसे लास्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि लास्ट से पढ़ने में थोड़ा सा होता है कि मतलब कितना पढ़ना है, टारगेट हमें मालूम चल जाता है। तो मैं अंतिम से शुरुआत करता हूँ। तो जो सोशल इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मतलब सोशल इश्यूज़ में आप आ जाइए न्यूज इन शॉर्ट्स में। न्यूज इन शॉर्ट्स में सबसे लास्ट सेक्शन डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आई है डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन रिपोर्ट। ये किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि विश्व बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने जो ये रिपोर्ट जारी की है उसको आपको याद कर लेना है, या उसका टॉपिक हेडलाइन याद कर लेना है, जो इसका जो शीर्षक है डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन रिपोर्ट। ठीक है, WHO ने जारी किया नहीं है, WHO ने नहीं इसको जारी किया, इसको विश्व बैंक ने जारी किया है। तो यहाँ आपको UPSC क्या करेगा, सीधे WHO लिख देगा, तो आप गलत करके चले आएंगे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ समझेंगे WHO मार के चले आएंगे, पर ये WHO नहीं होगा, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक होगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या है कि इसमें क्या है कि रिपोर्ट में डिजिटल स्वास्थ्य निवेश के बारे में सोचने का एक नया तरीका दिया गया है, जिसमें क्या है स्वास्थ्य डेटा के डिजिटलीकरण की बजाय क्या किया जाए, डिजिटल तकनीक और स्वास्थ्य को क्या किया जाए, एकीकृत करके ध्यान केंद्रित किया। मतलब उदाहरण के लिए स्वास्थ्य वित्त पोषण, सेवा अदायगी, निदान, चिकित्सा शिक्षा, महामारी की तैयारी, जलवायु संबंधी प्रयासों, पोषण और एजिंग में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को क्या करना है, शामिल करना है। डिजिटल इन हेल्थ समानता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना है। डिजिटल इन हेल्थ की मानसिकता, वार्षिक स्वास्थ्य प्रणाली नियोजन, बजट कार्यान्वयन पे क्या है, नियमित पहलू होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डिजिटल इन हेल्थ किसके द्वारा जारी की गई है, और इसमें डिजिटल स्वास्थ्य के डिजिटलीकरण की वजह क्या करना है, टेक्नोलॉजी और जो डिजिटल तकनीक है और स्वास्थ्य उसको एकीकृत करना है। प्रमुख सिफारिशें क्या है, प्राथमिकता, यानी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ये भी इसमें बात की गई है। अच्छा, कनेक्ट के लिए क्या करना है, बेहतर और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के भीतर उनके बीच वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग और नेतृत्व एवं साझेदारी क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। और सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कौशल और साक्षरता और वित्त पोषण के लिए PPP मॉडल को बढ़ावा देना जरूरी है, सार्वजनिक निजी क्षेत्रीय भागीदारी को। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे दी गई है कि डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल क्या है। ये आर्टिकल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी आप 2023 का पेपर देखे होंगे, 2023 का UPSC प्री का, तो उसमें दिया था G20 में बैठक हुई थी G20 में, तो उसमें दिया था कि G20 के लिए क्या पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सरकार मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल पूछ दिया था। ठीक, इसी G20 वाला में तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल पूछा था। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अभी इसी तरह से जो भी डिजिटल ग्लोबल इनिशिएटिव होती हैं G20 में जो भी हुई हैं, तो उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की भरपूर संभावनाएं हैं और गलत हो जाएंगे। तो इसमें आपको यह ध्यान देना है कि डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल में ये किसने किया था, WHO में, और WHO ने ये और भारत के दशा में G20 पर डिजिटल स्वास्थ्य नामक जो वैश्विक पहल है GIDH की क्या की है, घोषणा की है। ये क्या है, ये वैश्विक रणनीति है डिजिटल स्वास्थ्य पर 2025 तक का। इससे क्या हुआ, उचित डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों का विकास करना है, उससे अपनाना है, तेजी से उसको अपना करके सभी के लिए स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, देश के लिए आवश्यक ट्रैकर हो, यानी हर देश के लिए, राष्ट्र संसाधन पोर्टल भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स और आयोजन का ज्ञान का आदान प्रदान हो सके। इससे क्या होगा कि इन सारे टूल से संसाधन अनुकूलता होगी, देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा ये, और इन सारे दोनों टूल से क्या गुणवत्ता डिजिटल समाधान होगा, मजबूत स्थानीय क्षमता का निर्माण हो सकता है। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये अभी इसमें करना क्या है, इसमें उच्च सुनिश्चित गुणवत्ता वाली तकनीकी सहायता का समर्थन करना है, ताकि जो है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाएं हैं, मानदंड हैं, मानकें हैं, उनको
क्या किया जा सके, उनको मानक के अनुरूप समरूप प्रणाली को विकसित और मजबूत किया जा सके, उसे हम समाहित कर सकें। डिजिटल स्वास्थ्य रूपांतरण प्रयासन को प्रबंधन को सक्षम बनाना है और GIDH प्रयासों की दोहराव वाली चुनौतियों का समाधान करेगा और 4 मूलभूत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके उत्पाद केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य रूपांतरण को सक्षम बनाएगा। जो 4 मजबूत ये स्तंभ है उसी को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने क्या किया है, जो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स है ना वो मैं बताते जा रहा हूँ, सीधे सीधे जो बता रहा हूँ वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने जो छात्रों के बीच आत्महत्या के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया, सलाहकार समिति का गठन किया। क्यों जो अभी NCRB के डेटा देखें तो बहुत सारे पिछले 5 वर्षों में ये मौत का आंकड़ा जो है 4.5% से बढ़कर 13,000 हो चुका है 2021 से, ये किसी छात्रों के बीच में। तो कारण क्या है, कारण इसलिए होता है कि माता पिता का दबाव होता है, माता पिता की दबाव नहीं, उम्मीदें होती हैं, समाज का अप्रत्यक्ष दबाव होता है, पढ़ाई का दबाव, ये सबसे पहला जो मुख्य कारण है बच्चों में आत्महत्या का। हॉस्टल जीवन में नया तरीका होता है, घर से दूर जीवन होता है, सांस्कृतिक आघात भी होता है, ठीक, अलग अलग खान पान होते हैं, अलग अलग लोगों से होता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, यानी किसी की क्षमता पर संदेह करना। ये चीज़ें इम्पोस्टर सिंड्रोम एक बहुत बड़ा रीजन है लोग छात्रों के बीच में, ठीक है, सब लोग फेस किए होंगे, हम भी फेस किए हैं, सब लोग फेस करते हैं ये चीज़ें। ये रैंकिंग भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। UGC के कारण 5 मतलब कम से कम 25 छात्रों ने क्या किया है कि रैंकिंग से आत्महत्या की है। और किशोरावस्था की कठिनाइयाँ जो हैं अन्य समझ सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्य सेवों का सेवन भी, ये भी एक आत्महत्या का प्रमुख रीजन में से एक है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान सरकार की जो समिति है वो। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है NCRB, ठीक, कारण आप मेंस के लिए आप समझ जाइए, मेंस के लिए। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये सरकार ने जो शिक्षा मंत्रालय का जो पहल है मनोदर्पण, ये किस लिए है, मनोदर्पण इसीलिए है कि मानसिक सामाजिक सहायता दी जाए किसको, छात्रों को, जिससे आत्महत्या के मामले रुके। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया, एंटी सुसाइडल पंखे अनिवार्य रूप से लगाने के लिए विद्यार्थियों को दे दिया। IIT मद्रास में फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस लगा दिया गया, मतलब। और एक इंपॉर्टेंट बात है, मेंस के लिए भी ध्यान देना है और प्री के लिए ध्यान देना है कि UPSC प्री पूछ सकता है कि किस वर्ष तक लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में दे देगा कि ये, अब इसलिए आपको ध्यान देना है। और प्री के लिए, मेंस के लिए याद रखना, चूंकि यहाँ से आप आंसर लिखेंगे तो लिखा ये है कि राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति का लक्ष्य क्या है 2030 तक क्या है, आत्महत्या जो जनित मृत्यु होते हैं उसके दर को 10% कम करना है, 10% तक कम करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बात है कि UGC ने क्या किया है कि जो मतलब इसके रिकॉग्निशन और ग्रांट के लिए जो क्वालिफिकेशन है किसमें, FHEI विदेशी शैक्षिक संस्थान से जो योग्यताएं प्राप्त होती हैं उनको मान्यता देने के लिए क्या किया है, मसौदा प्रस्तुत किया है। तो ये इसको UGC ने इसको परिभाषित भी किया है, ऐसे उच्चतर संस्थान से जो विदेश में स्थापित या निगमित किया गया हो या वहीं मान्यता प्राप्त हो। साथ ही साथ क्या है कि जहाँ स्नातक और शैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए उनको क्या बोला गया है, उन्हीं को जो है विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान बोला गया है, ठीक है, फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोला गया है, FHEI को, ठीक। तो इसमें जो विनियमन लगा है, इसमें उपबंधों पे नजर डालते हैं। तो इसका मान्यता क्या होगा, कोई छात्र अगर, ठीक है, यानी संस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त उस संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थित रहता है तो उसकी जो है FHEI की डिग्री को मान्यता दी जाएगी, ठीक। अब एप्लीकेबिलिटी क्या होगी कि ये क्या होगा, यह उपबंध विदेशी बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों या किसी भारतीय और विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के विदेशी परिषद से योग्यता पर लागू होंगे। हालांकि ऑनलाइन और जो दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन इस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। ये UGC क्या करेगा, विदेशी डिग्रियों की समकक्षता को प्रदान करेगा। भारत सरकार ने FHEI के लिए कौन सी पहल की थी वो भी ध्यान दीजिए। तो 2022-23 के जो केंद्रीय बजट है, यूनियन बजट है इसी साल का, 22-23 का, इस साल नहीं पिछले साल का, 22 और 23 का, इसमें घोषणा की गई थी कि जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है यहाँ पे विदेशी विश्वविद्यालयों को घरेलू विनियमों से मुक्त करके मुक्त पाठ्यक्रम संचालित करके अनुमति जाएगी। मतलब हमारे यहाँ की जो नियम है और जो भी जो पाठ्यक्रम के लिए जो विनियमन है उससे हट करके जो विदेशी विश्वविद्यालय होंगे गिफ्ट सिटी में वो अपने अनुसार चला सकेंगे, ठीक है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी प्रावधान किए गए थे। विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना की। और जो क्या है, UGC ने विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 को भी मंजूरी दिया है। इससे होगा क्या, लाभ क्या होगा, इससे लाभ ये होगा कि जो उच्च शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी डिग्रियां प्राप्त होंगी कम लागत पे भारत से छात्रों को, और विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह में कमी आएगी, प्रतिभा के पलायन में भी कमी आएगी। ये बहुत जरूरी है, ये इस पे सरकार ने ध्यान दिया है।
एक आता है ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट। ये किसने जारी किया है और इसमें क्या चीज़ें हैं वो ध्यान देना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन ने इसको और संबोधि प्राइवेट लिमिटेड ने एक पहल के तहत इसको जारी किया है। इसमें आकांक्षाएं क्या है, ग्रामीण भारत में 78% माता पिता ऐसे हैं जो बेटियों को स्नातक और उससे आगे पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट के दर क्या होते हैं, मैंने स्कूल मतलब बीच में, स्कूल ड्रॉप आउट मतलब स्कूल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देना। तो 35% तक जो लड़कियां होती हैं पढ़ाई छोड़ देती हैं, लड़कियां 25% हैं। ठीक, अब स्मार्टफोन तक पहुंच है, इसमें कक्षा 8 तक की जो छात्राएं मतलब छात्र छात्राओं को 58% है और 1 से 3 तक 42% है। सिफारिश क्या की गई है कि सामुदायिक स्वामित्व, समुदाय और अभिभावक सहभागिता के जरिए क्या किया जाए, स्कूली शिक्षा में मौजूदा विश्वास की कमी को दूर किया जाए। सरकार की कुछ प्रमुख पहलें आपको बाद बताएंगे, पहले आप जान लीजिए कि ड्रॉप आउट के कारण क्या है, स्कूल से ड्रॉप आउट के प्रमुख कारण, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है तो आप इसको लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ है नहीं, बस पढ़ना ही है। जो हायर एजुकेशन होते हैं उसमें वहाँ पे और क्या होता है, उसके लिए स्कूलों का घर के नज़दीक नहीं होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का अभाव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभाव और अन्य प्रकार की जो सामाजिक चुनौतियाँ उसकी वजह से लड़कियाँ और जो लड़के जो होती हैं वो बीच में भी पढ़ाई छोड़ने के मजबूर हो जाते हैं, चूँकि स्कूल का घरों के नज़दीक होता है। खर्च का वहन करने की क्षमता भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लड़कियों के लिए क्या है कि घर के कामों में व्यस्त रहना, घर पे भाई बहनों की देखभाल करना, जैसे घरेलू कार्यों में उसको संलग्न कर दिया जाता है। इसकी वजह से जो है उनके समझ जो है पढ़ाई की समझ चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। परिवार की आय को पूरा करने के लिए लड़कों द्वारा काम पे लग जाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार ने इसके लिए कई सारे पहल की हैं, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जिसको बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक, ये कमेंट करके बताइए मिड डे मील कब आया, कहाँ से शुरू हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, कहाँ, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, ठीक है, कब आया, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये आवासीय विद्यालय है बालिकाओं के लिए, और पीएम पोषण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, ये कमेंट करके बताइए। ये सारी जो योजनाएं हैं सरकार ने शिक्षा के लिए सरकारी पहलों के रूप में शुरू की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन शॉर्ट्स में ये आता है एमटीपी अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में बहुत पूछा हुआ सवाल, बहुत नहीं पूछा हुआ, मेंस में सवाल पूछा हुआ है, प्री में नहीं, सॉरी मेंस में सवाल पूछा हुआ है यहाँ पे। तो मेंस लायक तो कंटेंट नहीं दिया, प्री लायक कंटेंट दिया, उसको देख लेते हैं। मेंस के लिए आपको मैं टेलीग्राम पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बलात्कार पीड़िता को उसके 24 सप्ताह से अधिक गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी गई है। किसके तहत, एमटीपी अधिनियम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, ठीक है 2021, यानी ये जो एमटीपी एक्ट है ये क्या करता है, 2021 बलात्कार पीड़िताओं को 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है। ठीक, ये 24 सप्ताह तक, ये आप देखिएगा 24 सप्ताह तक क्या करता है, बलात्कार पीड़िताओं को गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है। अगर देखा जाए एमटीपी प्रावधान की उल्लंघन करके कोई भी गर्भपात किया जाए तो आईपीसी की धारा जो 312 और 313 के तहत क्या होता है, दंडनीय अपराध होता है, मतलब जो पनिशेबल ऑफेंस होता है ये। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि बलात्कार की पीड़िता को इसी आधार पर उसके 27 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी थी जो अपनी इच्छा के खिलाफ गर्भवती हुई थी। तो एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ये दे सकता है। तो अब आप समझिए कि जो ये एमटीपी अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो 20 सप्ताह तक जो है एक चिकित्सक के सलाह पर सभी महिलाओं को अनुमति है गर्भपात कराने की। 20 से 24 सप्ताह के बीच में क्या होगा, 2 चिकित्सक होंगे, ठीक, और 2 ही परिस्थिति में गर्भ की अनुमति की समाप्ति होगी। कौन कौन सी, बच्चे की जो गंभीर बीमारी हो या महिलाओं के जीवन के मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। ठीक, अब इसमें क्या है, बलात्कार पीड़िताओं, व्यभिचार से पीड़ित महिलाओं और अन्य जो दिव्यांग हो गए, नाबालिग हो गए, इन सभी के लिए क्या है जो है ये उपलब्ध होता है 20 से 24 सप्ताह वाला। 2 चिकित्सक की सलाह होगी और इसमें बच्चों की गंभीर खतरा होगी या महिलाओं के मानसिक जीवन या स्वास्थ्य खतरा हो तो इसमें विवाहित अविवाहित सभी महिलाओं को शामिल किया गया है। और 24 सप्ताह से जो अधिक होता है उसमें क्या है, उसमें केवल असामान्य स्थिति में ही जो होगा मेडिकल बोर्ड की सलाह पर गर्भ को समाप्ति होगी। मेडिकल बोर्ड यानी हर राज्य मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा जिसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो मेडिकल बोर्ड का जो गठन है वो क्या है, अनिवार्य है, शब्द को ध्यान देना है, एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपके एक्ट हो गए। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी कंप्लीट करा दिया है। और कल जो है मैं आपको जो जितना आपको दिए गए ना न्यूज़ इन शॉर्ट्स के अलावा जितना आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। तो कल मेरा सोशल इश्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा और 1 और 2 तारीख को मैं आपको जो है साइंस एंड टेक कंप्लीट करा दूंगा 2 दिन में। 2 दिन में साइंस टेक कंप्लीट कराने के बाद ही ये पूरा मैगजीन आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। और अब आज से रेगुलर क्लासेस चालू हो गई हैं, टेंशन नहीं लेने की बात है। और आपको एकदम बिल्कुल मैगजीन क्लासेस सुबह 9 बजे डेली मिल जाएंगी। आज थोड़ा लेट हुआ है उसके लिए सॉरी, और कल से क्लासेस एकदम टाइम पे हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।